नमस्कार, वक्त यूके प्राइम का है। मैं हूं राजेश कुमार। देहरादून के दून विश्वविद्यालय में डॉक्टर भक्तदर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार 2020 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की। इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 4 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। डॉक्टर भक्तदर्शन के योगदान पर भी चर्चा की गई, साथ ही कुछ घोषणाएं भी की गई। मुख्यमंत्री ने सभी शिक्षकों को इस सम्मान के लिए बधाई दी, साथ ही कहा ऐसे सम्मान से शिक्षकों को उत्कृष्ट कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। ये भगत दर्शन सिंह जी एक बहुत बड़े शिक्षाविद को राजनीति और था, वो बहुत राज्य उच्च विचार, ऐसी एक महान हस्ती एक कहना चाहिए जिनको भुला दिया गया था या जिनका विस्मरण कर दिया गया था। उनके नाम से ये उच्च शिक्षा में ये योजना शुरू की गई है। भक्त दर्शन अवार्ड के जो 4 लोगों को जिनको अवार्ड मिला है, उन सबको अपने विभाग की ओर से शुभकामनाएं दे रहा हूं कि बहुत अच्छा काम वो उस क्षेत्र में कर रहे हैं। और अब ये हर साल 12 तारीख को दिया जाएगा, फरवरी में, जिस दिन उनका जन्मदिन है। दूसरा, आज हमने एक बड़ी घोषणा की है मुख्यमंत्री जी ने कि जो हमारे डॉक्टर DS रावत जी, जो दलवीर सिंह रावत जी जो वाइस चांसलर थे गढ़वाल विश्वविद्यालय के, वो एक बहुत ईमानदार आदमी थे, बहुत बड़े शिक्षाविद थे और सत्र को नियमित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो हमारे यहाँ के जो टॉपर बच्चे होंगे विश्वविद्यालयों के, उन टॉपर बच्चों को जो है हर साल जो है पुरस्कार दिया जाएगा और वो अब DS रावत जी के नाम से दिया जाएगा और बहुत जल्दी उसका हम जियो कर देंगे। और मुझे लगता है कि इस साल से जो शिक्षा सत्र है, इस साल से हम टॉपर्स बच्चों को सम्मानित करने का भी काम करें। और उत्तराखंड में डिग्री कॉलेज दिवाली के बाद खुल सकते हैं। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि दीपावली के बाद राज्य में डिग्री कॉलेज खोले जा सकते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि करीब 70% रिजल्ट आ चुका है। 1 सप्ताह के भीतर सभी कॉलेज रिजल्ट जारी कर देंगे। इसके बाद दिवाली के बाद कॉलेज खोलने पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कॉलेज खोले जाएंगे। यानी कोरोना के चलते जो शिक्षा पे असर पड़ा है उसको अब फिर से पटरी पे लाने की कोशिश की जा रही है। चूंकि स्कूल कॉलेज बंद हैं, कुछ जगह स्कूलों में राहत दी गई, लेकिन कुछ ही राज्यों में ऐसा किया गया। उसके बाद अब भी पूरी तरीके से ये विचार किया जा रहा है कि दिवाली के बाद जो कॉलेजेस हैं उनको खोला जा सकता है। हमारे रिजल्ट जो है लगभग 70% आ गए हैं और 1 हफ्ते में 100% रिजल्ट आ जाएंगे। और मुझे लगता है कि दीपावली के बाद हम लोग जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उनकी पठन पाठन जो है वो शुरू करा देंगे और भारत सरकार की जैसे गाइडलाइन आएंगी उनके अनुसार ही काम निर्णय करेंगे। और सांसद अजय भट्ट दिनेशपुर के हरिमंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर के संस्थापक मथुआ रत्न दिवंगत आचार्य बाबा गोपाल महाराज की समाधि पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनका भावपूर्ण नमन किया। उन्हें सांसद ने मंदिर परिसर में मौजूद सभी भक्तजनों को सांत्वना दी। साथ ही महाराज के प्रमुख शिष्य विवेकानंद ब्रह्मचारी को सांत्वना देते हुए कहा कि महाराज का धर्म और समाज के प्रति योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। दुख की इस घड़ी में उत्तराखंड की जनता सभी हरि भक्तों के साथ है और ईश्वर से प्रार्थना है कि वह आचार्य महाराज को अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। यही नहीं, पूरे देश में उनका बहुत बड़ा सम्मान था। वो साक्षात ईश्वर थे और मैं उनको बहुत अपने हृदय से मानता हूँ, पहले से मानता था। उनकी बहुत बड़ी कृपा मेरे ऊपर थी। पूरे हमारे बंगाली समाज में ही नहीं बल्कि हर समाज में बाबा जी को जानते थे, सभी संत लोग जानते थे। पश्चिम बंगाल में उनका बहुत बड़ा सम्मान था और हमारे यहाँ बंगाली क्षेत्र में और भारत में जहाँ जहाँ हमारे बंगाली मानुष रहते हैं वहाँ वहाँ उनका बहुत बड़ा सम्मान था। मैं अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए उनके बीच में यहाँ पहुँचा हूँ। और रुड़की के मंगलोर में 2 महीने से वेतन न मिलने से सफाई कर्मचारियों के सामने परिवार का पालन पोषण करना एक बड़ी चुनौती बन चुकी है और पोषण करना दुश्वार हो गया है। अपने हक के लिए प्रदर्शन करने के बावजूद भी सफाई कर्मियों को 2 महीने का वेतन नहीं मिल रहा।
वेतन के लिए सफाई कर्मचारियों ने जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक वेतन दिए जाने की गुहार लगाई है, लेकिन अब तक कहीं कोई समाधान समस्या का नहीं निकला, जिससे नाराज सफाई कर्मियों ने 2 नवंबर को अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। इस प्रदर्शन में पूरे प्रदेश के सफाई कर्मचारी शामिल होंगे। सफाई कर्मियों ने साफ तौर पर कहा कि 2 नवंबर को सभी सफाई कर्मी सरकारी दफ्तरों में कूड़ा कचरा डालकर अपना विरोध जाहिर करेंगे। वहीं नगर पालिका अधिकारी सफाई कर्मियों का वेतन ठेकेदार को दिए जाने की बात कर रहे हैं, जहां ठेकेदार सफाई कर्मियों का वेतन नहीं दे रहा है, जिसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। साथ में मंगलोर नगर पालिका के अंदर हो रहा हो, इतना साथ प्रदेश में किसी पालिका के अंदर नगर निगम के अंदर नहीं है। पिछले 2 महीने से वेतन रुका हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी द्वारा समझौता हुआ, हड़ताल हुई थी 25 सितंबर से 30 सितंबर में, उसमें समझौता हुआ। प्रशासनिक अधिकारी महोदया बीच में थी, तहसीलदार सुनैना राणा जी, स्वर्गीय सुनैना राणा जी, पुलिस बल, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका ईओ मंगलोर, इन सब ने लिखित में समझौता किया। समझौता करने उपरांत 5 तारीख तक वेतन देने का वादा किया, लेकिन लिखित में समझौता होने के पश्चात भी कोई वेतन नहीं दिया गया कर्मचारियों को। इसलिए अब के कर्मचारियों ने सभी ने सलाह मशवरा करके 2 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का निर्णय लिया है। 2 नवंबर के बीच से अनिश्चितकालीन करने का हड़ताल का निर्णय लिया है। इसमें माननीय सभी जितने उच्च अधिकारी हैं, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन, शहरी विकास मंत्री देहरादून और जी जिलाधिकारी महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय, एसएसपी हरिद्वार, सभी को पत्र भेज दिया गया है। जो इनकी प्रॉब्लम है कि इनको जो सैलरी नहीं मिली है 2 महीने की, तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने बताया कि क्या क्या समस्या है। उसके रिगार्डिंग हमने जो इनका जो ठेकेदार था उसके अगेंस्ट हमने मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और उसको पकड़ने के पूरे प्रयास जारी हैं। फिलहाल वो फरार चल रहा है। तो इनको यही आश्वासन दिया गया था कि आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी से जल्दी जितना हमसे हो सकता है उसको हम पकड़ेंगे और कोशिश ये करेंगे कि वो जो भी उसने इलीगल तरीके से इनके पैसे ले रखे हैं वो कोशिश करेंगे कि वो वापस कर दें। किच्छा के पुलभट्टा क्षेत्र में NH 74 पर बन रहे फ्लाईओवर के पास 1.5 किलोमीटर सड़क काफी लंबे समय से क्षतिग्रस्त थी, लेकिन सरकार के जरिए पैसा जारी किए जाने के बाद आज सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया, जिसका शुभारंभ किच्छा विधायक राजेश शुक्ला ने किया। वहीं रोड क्षतिग्रस्त होने के कारण नगर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जरिए भी इस रोड को बनाने के लिए कई बार धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल तक की गई थी इसके लिए, जिसके बाद सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ है और इससे जाहिर सी बात है लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। देखिए, जो ये NH हमारा बन रहा है, इसकी वजह से जो हमारी पुरानी NH थी, जो जहाँ से पुल बन रहा है और जहाँ पुल उतर रहा है, उतना ये पुलभट्टे का पूरा पोर्शन ये बहुत ज़्यादा ध्वस्त हो गया है। और कई बार इसमें कहा गया कि NH जब तक वो बना के तैयार नहीं कर रही तब तक इसका वो पैसा दे, लेकिन वो पैसा रिलीज होने में देरी हो रही थी। मैंने खुद इस संबंध में भारत सरकार के जो मंत्री गडकरी जी और हमारे NH के चेयरमैन संजू साहब से मैंने मुलाकात की। लोग परेशान हो रहे थे, कई यहाँ एक्सीडेंट हो गए थे, उनसे लोग परेशान थे। मुझे खुशी है कि 2 करोड़ 60 लाख रुपया इसका हमें मिल चुका है और 18 करोड़ इसका ही मिल गया। ये 2 करोड़ 60 लाख के काम की आज शुरुआत हुई, शुरुआत हो रही है। मैंने आज महिला काम का शुभारंभ किया और हम इस सड़क को बना देंगे ताकि जो लोगों को सुविधा हो रही है। और उत्तराखंड सरकार के आदेश अनुसार 2 नवंबर 2020 से हाई स्कूल और 12वीं तक के स्कूल खोलने की बारी आ गई है। शिक्षा अधिकारी धारचूला MR लोहिया ने बताया कि स्कूल 2 नवंबर 2020 से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट को खोला जाएगा, यानी 10वीं और 12वीं के स्कूल, जिसमें 10वीं की पढ़ाई सुबह 10 बजे से 1 बजे तक सोशल डिस्टेंस और साफ सफाई के साथ होगी, यानी सावधानियां बरती जाएंगी। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अगर किसी ने भी इसका उल्लंघन किया तो कार्रवाई होगी और तैयारी पूरी प्रशासन ने कर ली है इसके लिए। जैसा कि आपका उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा और आपके भारत सरकार की जो SOP जारी की है, तो उसके तहत जो है 2 नवंबर से हमारे जो है आपके हाई स्कूल और इंटर की जो आपके विद्यालय खुलेंगे बच्चों के। उसमें जो है आपका सुबह की पाली में 10th के बच्चों का जो है 10 से लेकर के 1 बजे तक पढ़ाई होनी है और जो है सेकेंड शिफ्ट में कक्षा 12वीं की बच्चों की जो है आपका 1 से लेकर के 4 बजे तक। तो अगर किसी विद्यालय में छात्र संख्या अधिक होने पर तो उसको हम जो है उसको दूसरे दिन जो है अगली पारी में जो है उन बच्चों को बुलाएंगे। साथ ही जो है हमें जो है विद्यालयों को जो है हमारे जो है हाई स्कूल 11 हाई स्कूल और जो है 19 इंटरमीडिएट कॉलेज और आपका 4 जो है प्राइवेट स्कूल है,
तो उनको हमने जो है पूरी गाइडलाइन जो भारत सरकार के द्वारा जो दी गई थी उसको जो निर्देशित कर दिया है, उसकी बैठक हमने आयोजित कर दी है और सभी विद्यालयों को सैनिटाइज कर दिया गया है। और उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में बीते दिनों हुए पार्षद हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने एक शूटर को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से गिरफ्तार किया है, जबकि घटना के मुख्य आरोपी पूर्व सभासद राजेश गंगवार समेत 6 आरोपी अब भी फरार हैं। बता दें कि रुद्रपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 13 में बीजेपी समर्थित पार्षद प्रकाश धामी की 12 अक्टूबर को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ था। पार्षद की हत्या के बाद से ही पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी, जिसमें एक शूटर को गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी मिली है। इस हत्याकांड में आज हमने एक मुलजिम है राजकुमार उर्फ बिट्टू उर्फ अभिषेक, ये अलीगढ़ का रहने वाला है, ग्राम बसेरा, थाना पिशावा का क्षेत्र का रहने वाला है। इसके बहुत लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। इसको कल शाम को अलीगढ़ क्षेत्र से हमारी टीम ने पकड़ा है और पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर जो है इसमें इस पूरे घटनाक्रम में जो भी यहाँ पर साक्ष्य उपलब्ध हैं, इसमें एक तो अन्नू गंगवार का बड़ा भाई जो राजेश गंगवार, दिनेश शर्मा जो सिद्धार्थगंज का रहने वाला है, ये 3 इसमें इन्वॉल्व हैं, इस संतकारी। इसके साथ साथ इसमें अंतर्राज्यीय गैंग के अन्य 3 अपराधी हैं इसमें इन्वॉल्व। तो भी हमने बहुत उनके संबंध में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमने प्राप्त कर ली है और साथ इस में जितने भी अन्य संसाधनों का इस्तेमाल किया गया उनकी रिकवरी हम जल्दी करेंगे। और तीनों अभियुक्त जो अभी तीनों अभियुक्त मतलब 3 और 6 अभियुक्तों के अभी गिरफ्तारी भी शेष है, इसको भी हम बहुत जल्दी हम करने जा रहे हैं। सर कारण क्या रहा है? कारण इनका एक तो व्यक्तिगत रंजिश है, दूसरा उनका राजनीतिक रंजिश, और तीसरा कि भविष्य में और डैमेज न करे है और हानि न पहुंचाए, इस एप्रीहेंशन में और इस मतलब अंदेशा को मद्देनजर रखते हुए पूरे षड्यंत्र के साथ जो ये घटना कार्य। केंद्र सरकार के जरिए बनाए गए कृषि कानून के खिलाफ उत्तराखंड किसान कांग्रेस फिर सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है, जिसे लेकर आगामी 10 नवंबर को रुड़की के नेहरू स्टेडियम से नारसन तक एक विशाल रैली निकाली जाएगी। आज इकबालपुर पहुंचे उत्तराखंड किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुशील राठी का किसानों ने स्वागत किया। सुशील राठी ने कहा, बीजेपी के बनाए गए काले कानून से किसान पूरी तरह परेशान हैं और अब बीजेपी के खिलाफ देश के किसानों ने मोर्चा खोल दिया है और इस बार इस सरकार को किसान जड़ से खत्म कर देंगे। करा रहे हैं कि इसमें ये फायदा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ किसानों की अपनी ज़मीन ही बचानी अब मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अडानी अंबानी की जो है नज़र अब किसानों पे पड़ गई है। पहले कांग्रेसी रैली निकाल भोगी हूँ, अभी मैंने राहुल गांधी जी के साथ धक्का मुक्की हुई, राहुल गांधी जी को गिरा दिया, मैंने यहाँ चक्का जाम करवाया रुड़की में, मेरे पे मुकदमे हो गए हैं। मैं जो हमारी बहन के साथ हुआ था उसके खिलाफ हमने कैंडल मार्च निकाला, उसमें जरा सी देर जैसे हम जा रहे हैं पीछे ट्रैफिक रुक गया, उसके लिए हम पे मुकदमा दर्ज हो गया। हम जो है ये गुंडागर्दी है सरकार की। भाई क्या है, सरकार जो चाह रही है कि विपक्ष को आवाज़ को दबाया जाए, लेकिन विपक्ष की आवाज़, कांग्रेस की आवाज़ डरने दबने वाली नहीं है। आज हम पे 5 मुकदमे आए, हम 50 मुकदमे झेलने तैयार है। कोई गुंडागर्दी के वैसे मुकदमे थोड़ा, यहाँ पे जनता के हित की समस्या उठाए, कितने मुकदमे हो जाए, कितने अत्याचार करेगी सरकार। लेकिन हम किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ उत्तराखंड किसान कांग्रेस हमेशा खड़ी है, खड़ी रहेगी। और मसूरी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जरिए मसूरी महात्मा योगेश्वर सरस्वती शिशु मंदिर में विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का शुभारंभ संगठन मंत्री विक्रम फरसवान और जिला सह संयोजक ऋषभ ने किया। इस मौके पर मसूरी इकाई की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। विद्यार्थी परिषद की पूरे देश भर में ये कोविड-19 की वजह से थोड़ा डिले हुई है, और लेकिन पूरे देश भर में हमारे लगातार इस महीने के 15 से 21 तारीख तक पूरे प्रदेश भर में इकाई होती है, नगर कार्यकारिणी होती है, बस इसी की आज विद्यार्थी परिषद की मसूरी इकाई की घोषणा होनी है। इसी संबंध में जैसे अभी कॉलेज बंद है तो कॉलेज खुलने वाले हैं लगातार, अभी नवंबर के जो दीपावली के बाद कॉलेज खुलने हैं, तो उसी के लिए जो एडमिशन वगैरह चलने हैं, जैसे कॉलेज में बहुत सारी समस्याएं हैं कोविड-19 के बाद, तो उसी के लिए छात्र विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्रों हितों के लिए लड़ाई लड़ती रहती है और हमेशा
विद्यार्थियों के हितों की बातें करता है। अच्छी शिक्षा नीति भारत सरकार ने लाई गई है और ये बहुत अच्छी शिक्षा नीति है। पहले ही हम ये मांग बहुत पहले से कर रहे हैं कि शिक्षा नीति में बदलाव होना चाहिए, लेकिन ये जो शिक्षा नीति देश ने भारत में नई शिक्षा नीति आई है बहुत हम संतुष्ट हैं। परिषद में अब नगर इकाइयों का गठन होने लगा है। जो विचारधारा हमारे आपस में है वो हमें आगे और बढ़ानी है और विस्तार करनी है, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना है, इसलिए हमारी कार्यकारिणी का गठन होता है। नगर कार्यकारिणी का गठन होने का मूलभूत ये है कि जो हमारे पास के कॉलेज हैं, विकास की संस्थाएं हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनका उत्पीड़न न हो, उनके मानसिकता उत्पीड़न न हो या कुछ उत्पीड़न न हो, इसलिए विद्यार्थी परिषद उनके हमेशा सहयोग में रहते हैं। और बात करें अगर हम अपने MPG कॉलेज की, तो यहाँ पर जो कोविड के चक्कर में हमारी गतिविधियाँ रुक चुकी थी या हम उस क्षेत्र में नहीं कर पाए, परंतु अन्य क्षेत्र में हमने कार्रवाई करी है। तो अगर कोविड-19 के बाद अगर कॉलेज में जो समस्याएं जो जन समस्याएं अभी तक हैं और वो रूबरू अगर हमारे आने वाले जो प्रधानाचार्य हैं उनके रूबरू नहीं आ रही है तो उनके समक्ष लाना हमारी जिम्मेदारी है। और उसके बाद भी अगर जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं तो उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पूर्ण रूप से आंदोलन करेगा और वो बात छात्र के लिए मनवाएगी। देहरादून में वरिष्ठ पत्रकार योगेश सेमवाल के साथ कांग्रेस नेता आजाद अली के जरिए की गई अभद्रता से पत्रकारों में गुस्सा है, जिसको लेकर गुस्साए श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के सदस्यों ने अली का पुतला फूंककर अपना गुस्सा जाहिर किया। शांतिपूर्ण घटना है देहरादून में जो घटित हुई है। हमारे पत्रकार साथी हैं योगेश सेमवाल, वहाँ कवरेज करने के लिए गए थे, कार्यक्रम कवर करने कांग्रेस का, और वहाँ एक तथाकथित कांग्रेस के नेता को आजाद अली, उन्होंने उनके साथ अभद्रता करने का प्रयास किया। कैमरा ऑन, देखिए पत्रकार का काम होता है समाज और सभी स्थानों के बीच में सेतु का कार्य करना, खबरों की सही गलत चीज़ें जनता के सामने लाने का, वही अपना कार्य कर रहे हैं। ऐसे में कैमरा चलाने के नाम पर किसी को उत्पीड़न करने का प्रयास करना कांग्रेस नेता के उसके दृष्टि से बहुत गलत है। हम लोगों ने नोटिस किया और इस तरीके से अगर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने का प्रयास किया जाएगा हम कहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी मांग कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से है कि वो तत्काल आज़ाद अली को निष्कासित करें अपनी पार्टी से, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, जो भी उनका ढांचा संवैधानिक है उस हिसाब से। और अगर वो इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम इस आंदोलन को सड़कों पर लेकर जाएंगे। हम अपने पत्रकार साथी के साथ हैं, पूरी जिला इकाई, पूरी श्रमजीवी पत्रकार यूनियन उत्तराखंड की उनके साथ है और उनके इस अपमान का बदला लिया जाएगा, हर कीमत लिया जाएगा। उन्हें सजा दिलवाने का हम प्रयास हर संभव करेंगे। जो सजा ये बनती है कि कांग्रेस पार्टी ने तत्काल निष्कासित करें। दिव्यांगजनों की नव पर्वतीय विकास संस्था ने देहरादून के गांधी पार्क में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया और इस धरने में शामिल लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विकास संस्था का कहना है कि राज्य में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। कोरोना काल में सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए और बेरोजगारों को पेंशन देनी चाहिए। इतना ही नहीं, स्कूल की 6 महीने की फीस माफ की जानी चाहिए। और मिशन 2022 को देखते हुए कांग्रेस पूर्व प्रधानमंत्री यानी कांग्रेस की पूर्व प्रधानमंत्री यूं कहें कि कांग्रेस नेता हैं और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शौर्य और क्रियाकलापों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस सेवा दल ने इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि सप्ताह में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पुण्यतिथि के सप्ताह में कांग्रेस सेवा दल द्वारा पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जो 1 सप्ताह तक चली। देहरादून से प्रारंभ होकर कोटद्वार में समाप्त हुई। समापन कैप्टन मुरली सिंह रावत जी, जो कि आजाद हिंद फौज के आजाद हिंद फौज में कैप्टन थे, और बड़ा सौभाग्य की बात है कि उनके आवास पर इस तिरंगा यात्रा का समापन किया गया। कालाडूंगी के वरिष्ठ बीजेपी नेता एवं प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक द्वारा मोदी सरकार की आत्मनिर्भर भारत मुहिम के तहत कालाडूंगी की जनता के लिए शुरू की गई मुहिम में केंद्र सरकार की जनहित योजनाओं के बारे में जागरूक करने का अभियान चलाया गया, ताकि राज्य और केंद्र की योजनाओं के लाभार्थी इन योजनाओं से वंचित न रह सके। आत्मनिर्भर भारत के चलते मुझे लगता है गली मोहल्ले गांव में एक ऐसा उत्साह मोदी जी के आह्वान पर हुआ है, लोकल को वोकल बनाने के लिए, वो चाहे बड़ियों के माध्यम से कहें, पहाड़ी कलाकृतियों के माध्यम से कहें, ऐपण के माध्यम से कहें, मांस के माध्यम से कहें, मोमबत्ती के माध्यम से कहें, तरह तरह की कलाकृतियों के माध्यम से जिस तरह से मातृशक्ति के समूह में
एक ऊर्जा मिली है, उसको प्रोत्साहित करने का काम मोदी जी के आह्वान पर हम सब कार्यकर्ताओं के माध्यम से हुआ है। मुझे लगता है वो श्रेष्ठ है। हम यहाँ पे अपनी उत्तराखंड की जो हमारी प्राकृतिक सांस्कृतिक वो है धरोहर है, उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और मोदी जी के लोकल टू वोकल को हमको उसको सपोर्ट करना चाहते हैं। और हमारे जो यहाँ पर के विधायक जी हैं माननीय मनोज पाठक जी, उनके सहयोग और उनके मार्गदर्शन पर हम यहाँ पर ये नरसिंह पैलेस पर हमारा यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगी है और इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और पाठक जी का हमारा बहुत सहयोग है, वो हमको बहुत मार्गदर्शन करते हैं। सितारगंज में दर्दनाक हादसा हुआ जहां ट्रैक्टर ट्रॉली ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उधर घटना के बाद परिजनों का रो कर बुरा हाल है। 112 नंबर से थाने पे सूचना आई थी कि प्रयास हॉस्पिटल के पास सड़क दुर्घटना में एक आदमी की मृत्यु हो गई है। उस सूचना पे मौके पे गए थे। बॉडी को सितारगंज अस्पताल में लाया गया, तो उसका पंचायतनामा भरकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मृतक का नाम मुकुल हलदार और सन ऑफ परिवर हलदार जो अरविंद नगर के निवासी हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।